हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पॉलिटी, जिसमें कि हम लोग जो है पॉलिटी के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है भारत के संविधान का निर्माण कैसे होता है इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, चाहे आप बीपीएससी टीयर 4 की तैयारी कर रहे हो, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी आगामी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो चूंकि भारत में जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है, अंग्रेजों के सामने ये मतलब बार बार धरना वगैरह दिया जाता है कि अब भारत को जो है स्वतंत्र कर दिया जाए। तो अंग्रेज सरकार जो है ये शर्त रखती है कि भारत को जब हम आजाद करेंगे तो कैसे आजाद करेंगे, इसके लिए एक संविधान होना चाहिए। क्या भारतीय जो है इस योग्य हैं या इतने कैपेबल हैं कि वो इस तरह के संविधान वगैरह का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं। वो एक तरह से ये चैलेंज देते हैं भारतीयों को। तो इस चैलेंज को जो है मोतीलाल नेहरू एक्सेप्ट करते हैं, और वो जो है 1928 के बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत मतलब बनाने के लिए, भारत के संविधान के लिए एक समिति का गठन करते हैं, और जिसके सभापति मोतीलाल नेहरू बनते हैं। और वो अपनी रिपोर्ट जो है समिति में अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश करते हैं, जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। यह भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने की प्रथम प्रयास थी। मतलब जैसे संविधान बनाते हैं तो ये पहली कोशिश थी। ये प्रस्ताव जो आया था, नेहरू रिपोर्ट जो थी, वो ये दर्शाती है कि मतलब हम लोग कैपेबल हैं एक तरह से संविधान बनाने के लिए। ये पहला कदम होता है। वैसे अगर भारतीय संविधान की मांग जो है सर्वप्रथम कहाँ पहली बार कही गई थी, तो ये जो है तिलक के नेतृत्व में 1895 में स्वराज विधेयक जब पास मतलब जो दिया गया था, तो उसमें इस चीज का जो है अ, दिखाया जाता है, या गठन तभी हो गया था कि स्वराज विधेयक में ही भारतीय संविधान सभा का। और अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा। अब यंग इंडिया में ये गांधी जी की पुस्तक है, तो इसमें गांधी जी ने 1982 में कहा कि भारतीयों के संविधान जो बनेगा वो भारतीयों के अच्छा के अनुसार ही बनेगा। और फिर भारत के परिस्थितियों की जांच करने के लिए कि मतलब वो संविधान का गठन कर पाएंगे कि नहीं, उनकी क्या सहायता कैसे की जाए, इस सब चीजों के गठन के लिए जो है 7 सदस्यों की एक गैर भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। इस आयोग का गठन 1927 में हुआ था। इस आयोग द्वारा 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आई थी, इसको साइमन कमीशन भी कहते हैं। इस रिपोर्ट में द्वैत शासन की समाप्ति थी। द्वैत शासन मतलब द्विशासन, मतलब एक केंद्र का और एक राज्य का, इसको समाप्ति के लिए कहा गया था। प्रांतों में उत्तरदायी शासन में वृद्धि, मतलब जो प्रांतों में सरकार है उन उसमें क्या की जाए, वृद्धि की जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी की जाए। संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश की जाए। इस आयोग में सभी अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे दिए। क्योंकि ये जो साइमन कमीशन आया था इसमें 7 सदस्य थे, और सातों के सातों जो थे क्या थे, मुसलमान, सॉरी, ये ब्रिटिश थे। इस पर लॉर्ड बेकन हेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयों में संविधान का बोध नहीं है, जिसको मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो है उनको चुनौती दी गई थी, तो संविधान निर्माण की चुनौती किसने दी थी, तो बेकन हेड ने दी थी। और इस चुनौती को जो है मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और जो है अपना एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कमीशन की सिफारिशों पर ही विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मतलब कि जब भारत में जो साइमन कमीशन आया था, तो उस कमीशन की जो जो मांगे थी, जो जो सिफारिशें थी, या उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसी पे विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज का आयोजन हुआ होता है। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में किया था। ये
मतलब औपचारिक रूप से इन्होंने किया था 1934 में। 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। मतलब नेहरू जी ने कहा कि जो संविधान भारत का बनेगा उसमें कोई भी बाहरी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाहरी मतलब ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। इस अगस्त प्रस्ताव के अध्यक्ष जो होते हैं लॉर्ड लिनलिथ गो होते हैं। 1940 में ये भारत भेजा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। मतलब इस प्रस्ताव में स्वीकार तो किया गया कि भारत में संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन कब होगा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसके कारण ना तो इसको कांग्रेस एक्सेप्ट करता है और ना ही मुस्लिम लीग, दोनों ही इसको अस्वीकार करते हैं। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1942 में। अब क्रिप्स प्रस्ताव जब आता है तो 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मतलब आता है भारत। इसमें भी फिर से वही बात की जाती है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। इस प्रस्ताव को भी जो है भारतीय स्वीकार कर देते हैं। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 आता है और यहाँ से होता है संविधान सभा का गठन। पहली बार 1942 के क्रिप्स मिशन में भारत के लिए संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया गया। मतलब जो क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, इसको इसके भारत के संविधान के गठन की बात को जो स्वीकार तो किया गया, लेकिन कब किया गया? द्वितीय विश्व के बाद। फिर 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होता है, जिसमें लेबर पार्टी के जो नेता रहते हैं सर क्लीमेट, ये क्या बन जाते हैं? इटली प्रधानमंत्री बनते हैं। और उनके उदारवादी दृष्टिकोण वाले इटली क्या करते हैं? राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय करते हैं। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के उपाय खोजने के लिए 19 फरवरी 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। यह कैबिनेट मिशन 22 मार्च 1946 को, अब ये डेट जो है, ये डेट इंपॉर्टेंट है कि जो है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे और स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो कि एक व्यापारी थे और एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना के मंत्री थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। अब आगे, कैबिनेट मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना करने तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। मतलब एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए और एक योजना प्रस्तुत करने के लिए जो कि संविधान सभा का गठन करेगी, उसके लिए निर्णय लिया। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। मतलब जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें यही कहा गया कि कितने सदस्य होंगे, तो 389 सदस्यों को माना गया था कि भारत में टोटल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 निर्वाचित किए जाएंगे, मतलब कि चुने जाएंगे, और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत होंगे। मतलब कि 296 सदस्य क्या किए जाएंगे? चुने जाएंगे, और बचे 93 सदस्य तो ये मनोनीत किए जाएंगे। मतलब जो देशी रियासतें उस समय थी वहां से ये लोग चुन लिए जाएंगे, इनके लिए इलेक्शन नहीं होगा। संविधान सभा के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत का था। अच्छा, आगे देखते हैं। ध्यातव्य है कि संविधान सभा में 15 महिलाएं भी चुनी गई, जिनमें सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, मालती चौधरी तथा लीला राय प्रमुख थी। मतलब संविधान सभा का जो गठन था उसमें 15 महिलाएं भी चुनी गई थी, जिनके नाम दिए हुए हैं। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। मतलब जो संविधान सभा को चुनाव था तो डॉक्टर भीमराव पूर्वी बंगाल से जो है
चुने जाते हैं। चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों की में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, जिसके कारण जहां से मतलब पूर्वी बंगाल जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। तो फिर अंबेडकर जी वहां से हट करके उनको संविधान में शामिल करने के लिए पूना से फिर संसदीय सीट से एम आर जयकर त्यागपत्र देते हैं और वहां से फिर से उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जी को चुना जाता है। मतलब कि पहले अंबेडकर जी पश्चिम बंगाल से चुनाव मतलब संविधान सभा में भाग लेते हैं, लेकिन चूंकि भारत और पाकिस्तान डिवाइड हो जाते हैं तो फिर उनको जो है पूना से उनको चुना जाता है। पूना में जो है एम आर जयकर जो होते हैं वो त्याग पत्र देते हैं, फिर से उपचुनाव होता है, वहां से अंबेडकर जी जो होते हैं चुने जाते हैं संविधान सभा में। आगे संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति 25% को देखते हुए मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की तथा वर्तमान संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, जिसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सामान्यतः यह प्रतिनिधि 10 लाख लोग एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब संविधान सभा में एक प्रतिनिधि है तो वो 10 प्रतिनिधियों का क्या कर रहा था, प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणी मत के समानुपाती प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को और 17 जो है स्वतंत्र सीटें हुई। मतलब टोटल सीट अब जो है 296। इससे पहले टोटल सीट जो थी वो कितनी थी, तो टोटल 398 सीटें थी। लेकिन चूंकि भारत और पाकिस्तान अलग हो जाता है, जिस कारण अब भारत में 296 सीटें बच जाती हैं, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस की, 73 मुस्लिम लीग की और 17 स्वतंत्र सीटें रह जाती हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें 213 सामान्य थे, 79 मुसलमान और 4 सिख थे। अब आगे निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अब यहाँ से कितने सदस्य निर्वाचित हुए, तो कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे, निर्दलीय स्वतंत्र के 8 थे। इसी तरह और बाकी पार्टियों के सिर्फ एक एक रहते हैं। अब यहाँ से अनुसूचित मतलब जो अनुसूचित जाति जनजाति होते हैं उनके लिए भी, जैसे अनुसूचित जाति की एक होती है, सिखों के लिए भी एक, और टोटल 296 सीटें होती है, जिसमें 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, जिन्हें रियासत प्रमुखों के द्वारा चुना गया रहता है। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। टोटल संख्या जो थी 389 थी। आगे है संविधान सभा की कार्य प्रणाली। अब कार्य प्रणाली के बारे में, पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। केवल 211 जो है सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और बी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित होता है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है। क्या उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत तो किया जाता है सभा में, लेकिन उसको स्वीकार जो है 22 जनवरी 1947 में किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियों का गठन किया। मतलब यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट डेट है जिसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि आगे चल के क्या बनता है, प्रस्तावना बनती है। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने मतलब बनाया या किसने इसको निर्माण किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने बनाया और 13 दिसंबर 1946 को सभा में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन
इसको मान्यता जो है 22 जनवरी 1947 को मिल जाती है। और इस मतलब जो प्रस्ताव है उसकी स्वीकृति के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए 8 बड़ी समितियां और भी कई छोटी सारी समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें से कुछ प्रमुख बड़ी समितियां दी गई हैं, जैसे संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति की 2 उप समितियां थी, एक मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी और एक अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति जी.वी. मालवाकर थे। सदन समिति बी. पट्टाभी सीतारमैया थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रारूप समिति का जो गठन होता है वो 29 अगस्त 1947 को होता है। अध्यक्ष इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं और इनको लेकर के टोटल 7 सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होते हैं, उसके बाद एन गोपाला स्वामी एंकर होते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर होते हैं, डॉक्टर के.एन. मुंशी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला होते हैं, उसके बाद एन माधवन राव यानी बी.एन. मिश्रा की जगह ये होते हैं। टी.टी. कृष्णामाचारी डॉक्टर डी.पी. खेतान की जगह ली, मतलब डॉक्टर डी.पी. खेतान की जगह होते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो होती है मृत्यु हो जाती है, तो ये लोग या किसी तरह से जो है इन लोग हट जाते हैं, तो इनकी जगह एन माधवन और टी.टी. कृष्णामाचारी आ जाते हैं। के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति ने लगभग 6 माह में संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिस पर कुल 3 वाचन हुए। अंतिम वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। मतलब प्रारूप समिति पे टोटल 3 वाचन हुए, तो लास्ट वाला वाचन जो है 26 नवंबर तक आखिरी दिन रहता है, चलता है। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, स्वीकार किया गया, अलंकित किया गया। इसमें कुल 15 अनुच्छेद होते हैं। प्रावधान जैसे कि अंतरिम संसद, नागरिकता, स्थायी सदस्य एवं संक्रमण कालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधी उपबंध आदि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। मतलब इसमें से संविधान जो है निर्माण तो हो जाता है 26 नवंबर को ही, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है 15 अनुच्छेद जैसे अंतरिम संसद, नागरिकता, अस्थायी एवं संक्रमण कालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधी उपबंध, ये सभी चीजें जो है उसी समय से लागू हो जाती हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। मतलब संविधान का कुछ पार्ट नवंबर में ही 26 नवंबर को ही 1949 को ही लागू हो जाता है और बाकी पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था, क्योंकि वर्ष 2015 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जन्म दिवस के रूप में मनाया गया होता है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। संविधान बनकर लागू होने में 3 वर्ष 1 माह 18 दिन का समय लगता है। मतलब संविधान बनने में तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है, लेकिन इसको लागू होने में 3 वर्ष 1 माह और 18 दिन लग जाते हैं। विश्व के 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। इस पर जो खर्च आता है वो 64 लाख रुपए आता है। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया गया है। संविधान के 16 अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, मतलब इसी तरह से अनुच्छेद जो होते हैं ये सारे 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिए जाते हैं, मतलब लागू कर दिए जाते हैं, तथा शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित किया जाता है, लागू किया जाता है। 26 जनवरी 1950
को संविधान की अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। कब? 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। संविधान सभा को भंग कर उसके अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। और इसी दिन मतलब 24 जनवरी को जो है संविधान सभा को भंग कर दिया गया और उसको अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मतलब भारत का जो ध्वज है उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता का त्यागपन। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य, जिनमें से अधिकतर कांग्रेस की थी। अलंकृत करते समय केवल 8 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्य शामिल थे। इसमें से 11 देशी रियासतों के एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ से थे। अब आते हैं अंतरिम सरकार 1946, जिसमें सदस्य और उनका जो पद है वो हम जान लेंगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, इन सब के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू। उसके आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर हैं तो ये जो है गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनते हैं या उस पद पे रहते हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये खाद्य और कृषि जो है मंत्री होते हैं। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री होते हैं। जग जीवन राम ये श्रम मंत्री होते हैं। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला से जुड़े होते हैं। सरदार बलदेव सिंह, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि सरदार बलदेव सिंह। तो अब जहाँ पे सरदार है मतलब काफी हिम्मत वाले हैं, तो हिम्मत वाले काम लोग क्या करते हैं? रक्षा का। तो इस तरह से सरदार बलदेव सिंह जो है क्या है? रक्षा मंत्री हैं। आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्री होते हैं। उसके बाद अब्दुल निस्तार ये डाक और वायु मंत्री हैं। अब देखिए जैसे डाक की बात करें तो डाक में तार रहता है, पत्र तो होता है, साथ में एक तार आता है। तो आप अगर एक ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि अब्दुल निस्तार डाक और वायु मंत्री हैं। लियाकत अली खां ये वित्त मंत्री है। उसके बाद जो है वित्त मंत्री, उसके बाद CH भाभा जो है वो कार्य खान एवं ऊर्जा। अब देखिए भाभा एटॉमिक सेंटर है भी, तो अब इसको एक ट्रिक से समझ सकते हैं कि भाभा एटॉमिक सेंटर है तो ये कार्य खनन और ऊर्जा से संबंधित है। आगे है गजनफर अली खां। गजनफर अली खां जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री हैं। आई चुंदरी कर जो है वाणिज्य मंत्री हैं। आगे देख लेते हैं अंतरिम सरकार में कार्यपालिका का परिषद के पदेन अध्यक्ष वायसराय थे और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार ने कार्यभार को संभाला। अब आगे देखेंगे संविधान सभा की महिला सदस्यता सूची। अब यहाँ पे महिलाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है अंबु स्वामीनाथन, ये मद्रास की रहने वाली हैं और इनके दल का नाम है कांग्रेस। आगे है दयाछनी वेलाधुयन, मद्रास की हैं, ये भी कांग्रेस दल की हैं। आगे है दुर्गाबाई देशमुख, मद्रास की कांग्रेस की, मतलब जितने भी लोग हैं कांग्रेस दल के ही हैं। हंसा मेहता मुंबई से हैं। मालती चौधरी उड़ीसा से। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से। विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से। और राजकुमारी अमृता कौर ये कहाँ से है? ये सेंट्रल प्रोविंस से है। और आगे देख लेते हैं सरोजनी नायडू जो है ये कहाँ से हैं? ये बिहार है। लीला रॉय बंगाल से हैं। नेगम एजाज रमूल उत्तर प्रदेश से। रेणुका राय जो कि पश्चिम बंगाल से हैं।
एनी मस्करिनी त्रावणकोर से ये है। हंस मेहता कांग्रेस द्वारा बंबई से नामांकित ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। एनी मस्किरिनी देश की रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। अब आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। अभी उद्देशिका क्या है, एक बार हम लोग पूरे उद्देशिका को पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्च शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदित द्वारा इस विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये बातें जो है एकदम संविधान मतलब जो प्रस्तावना है उसमें लिखी हुई हैं। अब इस संविधान से जुड़े कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे प्रस्तावना किसी भी संविधान के दर्शन की संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। मतलब अभिव्यक्ति कहने का एक तात्पर्य है कि संविधान के बारे में क्या लिखा है, किस चीज से रिलेटेड है, ये सभी जानकारी हमको जो है अगर हम उसकी प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि अंदर क्या चीजें हैं संविधान के अंदर। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव अपना पारित किया था, तो ये वही है। प्रस्तावना का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। कुंजी यानी की या माध्यम। ठीक। प्रस्तावना की प्रमुख विशेषता संविधान का स्रोत जनता है। प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग शब्द का अभिप्राय यह ही है कि संविधान सभा ने भारत की जनता की ही ओर से ही संविधान बनाया है और स्वीकृत किया है। मतलब जो संविधान बना है वो भारत की जनता की तरफ से ही बना है और स्वीकार किया गया है। संविधान के उद्देश्यों की घोषणा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। मतलब संविधान के जो उद्देश्य हैं वो क्या है? न्याय हो, स्वतंत्रता रहे, समता रहे और बंधुत्व, ये सभी संविधान के क्या है? उद्देश्य हैं। भारत की प्रकृति, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश होगा। संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करने का उल्लेख है। अब संविधान प्रस्तावना के एलिमेंट हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तावना के एलिमेंट है समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है? भारत की जनता या भारत के लोग। राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। राज्य व्यवस्था के उद्देश्य क्या है? न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुता हो और अखंडता हो। संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है स्वीकार कर लिया गया।
संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? तो प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के द्वारा केवल एक बार संशोधन हुआ, 42वां संशोधन हुआ, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द क्या किए गए? जोड़ दिए गए। अब प्रस्तावना से जुड़े प्रस्तावना का महत्व क्या है, इसको देख लेते हैं। प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है तथा इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, कहा गया है। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया तथा इसे संविधान की व्याख्या का स्रोत स्वीकार नहीं किया गया। मतलब जो प्रस्तावना है उसको संविधान का हम आत्मा कह सकते हैं या ऐसा माना जाता है। और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हुए भी जो है स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो इसको संविधान का भाग माना नहीं जा रहा था। और इसकी जो व्याख्या का स्रोत नहीं इसको माना जा रहा था संविधान के। अब संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो है मामले हैं जिसको देख लेते हैं। बेरू बारी बनाम भारत संघ। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ये सब मामले हैं। बेरू बारी बनाम भारत संघ 1960 में हुआ था। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। मतलब इस बात के बाद जो है उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को भारत का सॉरी ये जो प्रस्तावना है उसको जो है भाग नहीं माना। लेकिन गोलकनाथवाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। मतलब जब दूसरा कांड हुआ, गोलकनाथवाद हुआ 1967 में, तो इसमें क्या है, प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा मान लिया गया क्योंकि संविधान में कुछ बातें जो है अस्पष्ट या संदिग्ध है तो उनको क्लियर करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया गया। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC ऑफ इंडिया मामला जब हुआ 1995 में तो पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, विधि की शक्ति का स्रोत विनिर्दिष्ट अनुच्छेद ही हो सकता है। मतलब ये जो इतने सारे वाद हुए थे इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले जो है 1960 में बेरू बनाम भारत संघ जब हुआ था तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। लेकिन गोलकनाथवाद 1967 में संविधान को जो है मूल आत्मा प्रस्तावना को संविधान का मान लिया। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती जब वाद हुआ तो इसमें प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा बन गया। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया मामला हुआ तो उसमें आंतरिक हिस्सा बन गया। और लास्ट में रघुनाथ राव बनाम भारत संघ के बाद ये माना गया कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है शक्ति का स्रोत नहीं है, लेकिन जो शक्तियां हैं वो सभी अनुच्छेद में निहित है, संविधान में निहित है। और जो ये प्रस्तावना है ये सिर्फ संदिग्ध स्थितियों का ही वर्णन कर सकती है। आगे है प्रस्तावना विधायिका को शक्तियों का प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। संविधान के संदिग्ध तथा द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। मतलब संविधान में जो कुछ बातें या शब्द द्विअर्थी हैं जिनका दो अर्थ निकलता है तो उनको स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना बहुत ज्यादा उपयोगी है। SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समाजवादी स्वरूप,
राज सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनरावलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण कथन, जैसे अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य रत्न है और यह वह मापदंड है जिससे संविधान के मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है। पालकीवाला के अनुसार उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का होरोस्कोप या राजनीतिक जन्म पत्री है। मतलब के एन मुंशी ने प्रस्तावना को लोकतांत्रिक गणराज्य का होरोस्कोप या राजनीतिक जन्म पत्री कहा। तो इस तरह से जितने भी लोग थे उन्होंने अपने अपने विचार में प्रस्तावना को अलग अलग नाम दिया। तो यहाँ से भी हमारा जो प्रस्तावना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम आपसे अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो कि होगा नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर के जितने भी आते हैं पूरे 32-34 तक, तो उनको पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।